एमएम अली हैदरी आप सभी के लिए सीटेट में पूछे गए हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके हाजिर हूँ। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। यहाँ पे 4 गतिविधियाँ हैं, 4 एक्टिविटीज़ हैं। इन चारों एक्टिविटीज़ में वो कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चों का वर्बली एक्सप्रेशन के डेवलपमेंट में कम इफ़ेक्ट डालेगा। पहला है घटना वर्णन करना, यानी कि कोई भी इंसिडेंट है उसको डिस्क्राइब करना। तो घटना वर्णन करना ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में बहुत ही अहम और बहुत ज़्यादा प्रभावी है। दूसरा ऑप्शन है कि कहानी को शब्द से दोहराना, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कहानी को अपनी भाषा में कहना। जी हाँ दोस्तों, जब हम कहानी को अपनी भाषा में कहते हैं तो हमारे में मौखिक अभिव्यक्ति में विकास होता है। तो सी वाला ऑप्शन भी प्रभावी है, ये वाली सी वाली एक्टिविटी भी प्रभावी है बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में। चौथा है चित्र देखकर कहानी लिखवाना, कोई भी कहानी लिखवाना चित्र देखकर, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव है। लेकिन कहानी को शब्द से दोहराना, कोई भी कहानी है उसके शब्दों को दोहराना, ये एक्टिविटी मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे और लोकोक्तियों के इस्तेमाल के लिए यहाँ पे 4 कथन है। पहला है कि यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। तो क्या मुहावरा और लोकोक्ति भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, या फिर ये भाषा प्रयोग को प्रभावशाली बनाते हैं, या मुहावरे और लोकोक्ति भाषा को नियंत्रित करते हैं, या ये भाषा का अलंकरण करते हैं, यानी कि भाषा को सजाते हैं, सुसज्जित करते हैं। तो दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल भाषा में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह भाषा प्रयोग को प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान और अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अगर मैं विद्यालय के बाहर के जीवन की बात करूं तो वहां से जो कुछ भी हमें ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है वो हमें सीखने के लिए मोटिवेट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसलिए होता है क्योंकि विद्यालय के बाहर का जीवन में हमें मानक वर्तनी का सम्यस्क ज्ञान मिलता है, या फिर लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या फिर समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है विद्यालय के बाहर के जीवन से, या इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो जब हम विद्यालय के बाहर के जीवन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी भाषाएं बोलते रहते हैं और अक्सर वहाँ पे बातचीत होती रहती है। यानी कि विद्यालय के बाहर के जीवन में हमें समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, जिससे प्राप्त ज्ञान और अनुभव सीखने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विचार किसका है? तो दोस्तों, ये जो विचार है वो वाइगोस्की का है। वाइगोस्की ने अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत में 3 पहलुओं पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। यानी कि पियाजे का मानना यह है कि बच्चों में सामाजिक विकास की बात करें या फिर सभी प्रकार के विकास की बात करें तो 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। वो 3 चीज़ें कौन हैं? तो इन्होंने बताया, पहला समाज, दूसरा संस्कृति और तीसरी भाषा। यानी वाइगोस्की ये कह रहे हैं कि बच्चों में जो सभी प्रकार का विकास होता है वो इन 3 चीज़ों की वजह से होता है। और उनका प्रसिद्ध कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने या फिर भाषा विकास की जो क्षमता होती है वो समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार वाइगोस्की का है। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। पियाजे की बात करें तो पियाजे ने अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी
यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली जो अवस्था उन्होंने बताई थी वो सेंसरी मोटर बताई थी, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि कब से कब तक, तो 0 से 2 साल तक। जो दूसरी पियाजे ने अवस्था बताई वो कौन सी थी, तो वो आपकी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई थी, जो कि आपकी 2 से 7 साल थी। उसके बाद जो तीसरी अवस्था उन्होंने बताई वो ऑपरेशनल स्टेज बताई, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये तीसरी अवस्था जो कि 7 से 12 साल बताई पियाजे ने। और जो चौथी अवस्था इन्होंने बताई थी वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताई थी, जो कि 12 से वयस्क होने तक। तो ये 4 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे से रिलेटेड पूरा एक बहुत ही अच्छा क्लास, जो कि आधे घंटे से भी ज़्यादा का है, मैंने चैनल पे अपलोड किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देख लेंगे तो पियाजे से रिलेटेड कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हमने पियाजे के बारे में भी डिस्कस कर लिया। स्किनर के बारे में आप लोग जानते हैं। स्किनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या उसको नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत, या फिर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने जो प्रयोग किया था वो चूहे और कबूतर पे किया था, और उन्होंने अपने ये प्रयोग में ये बताया था कि जो पुनर्वलन होता है, रिइंफोर्समेंट, वो लर्निंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो चूहे और कबूतर पे प्रयोग किसने किया था, बीएफ स्किनर ने किया था। इनके सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चॉम्स्की की बात करें तो इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, और ये इन्होंने बताया कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन डिस्कस कर लिए, और ये भी जान लिए कि बच्चों में भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो विचार है वो वाइगोत्स्की का है। अगला सवाल जो है वो ये है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले बच्चों में क्या होता है, क्या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। विद्यालय बच्चे कब आते हैं, विद्यालय लगभग 5 या 6 साल की उम्र में आते हैं। तो क्या ये बच्चे भाषा के जो चारों कौशल हैं, LSRW, यानी कि लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, क्या इन चारों कौशल से बच्चे भली भांति परिचित होते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, बच्चे सुनना और बोलना ये कौशल तो जानते हैं, लेकिन वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। क्या ये सही है, इस पे आगे डिस्कस करेंगे। पहले तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कोरी सिलेक्ट होते हैं। क्या बच्चे कोरी सिलेक्ट होते हैं, जब स्कूल आते हैं तो कुछ नहीं पता होता है? नहीं दोस्तों, उनको कुछ न कुछ तो पता होता है, वो अपनी मातृभाषा सीख चुके होते हैं। चौथा है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। ये भी गलत है, बच्चे भाषा का समुचित उपयोग कर लेते हैं, अपना नाम बता लेते हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनकी पसंद क्या है, उनकी क्या चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, घर का रास्ता, घर के फैमिली मेम्बर्स, यानी कि वो भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो नहीं लिखा है, इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो जब ए गलत, सी गलत और डी गलत, तो सही कौन होगा, बी होगा। क्यों सही होगा, बी वाला ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो 5 या 6 साल के होते हैं, और वो अपनी भाषा का व्यवस्थित तरीके से नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, यानी कि वो भाषा का उचित प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल ये कि भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। भाषा सीखने का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, क्या वो अनुकरण यानी कि नकल करने पर जोर देता है, या फिर रचनात्मकता या भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति पर जोर देता है? तो दोस्तों सबको पता है कि भाषा हम कैसे सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो भाषा सीखने का व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है वो अनुकरण करने पर बल देता है।
अगला सवाल कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। अब देखिए वाइगोस्की ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो अब वाइगोस्की के विचार पर आधारित जब क्लासरूम रहेगी तो उसमें हम किस पे ज़्यादा बल देंगे? परस्पर अंतःक्रिया पर, क्योंकि वाइगोस्की तो यही कह रहे हैं कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो परस्पर अंतःक्रिया पर सर्वाधिक जोर देंगे वाइगोस्की के विचार पर आधारित क्लासरूम में। अगला सवाल है कि नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? मान लीजिए नीता ने कोई एक अनुच्छेद या पैसेज दिया और हर 5वें हर्फ की जगह पे एक खाली स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। तो ये जो इस तरह से जो अनुच्छेद दिया गया इसको हम क्या कहेंगे? क्या पठन परीक्षण कहेंगे, या फिर लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, या फिर क्लोज टेस्ट? दोस्तों ये जो है हर पर्टिकुलर एरिया पे ब्लैंक होता है जो उसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हर फिक्स जगह पे हर 5वें अक्षर पे यहाँ पे खाली जगह है और इसको भरना है। तो ये जो परीक्षण है वो क्लोज परीक्षण या क्लोज टेस्ट कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।